आज मैं 2002 में आई एक सुपरहिट हॉरर फिल्म द रिंग को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये मूवी एक श्रापित वीडियो के बारे में है और जो कोई भी इस वीडियो को देखता है उसकी 7 दिन में रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। इस मूवी की शुरुआत 2 टीनेज लड़कियों के साथ होती है जिनका नाम केटी और बेका है। दोनों की बातचीत के दौरान बेका केटी को एक वीडियो टेप के बारे में बताती है जिसे जो कोई भी देखता है उसकी मौत 7 दिनों में हो जाती है। इतना सुनते ही केटी बहुत डर जाती है और कहती है कि 7 दिन पहले उसने अपने बॉयफ्रेंड जॉश और उसके दोस्तों के साथ शेल्टर माउंटेन में उस वीडियो को देखा था। इस बात पर दोनों घबरा जाते हैं। थोड़ी देर बाद केटी देखती है कि उसका टीवी अपने आप स्विच ऑन हो गया है। वो घबराते हुए टीवी को ऑफ कर देती है और वहां से चली जाती है। लेकिन कुछ समय बाद वो देखती है कि उसके कमरे के दरवाजे से पानी बाहर आ रहा है। जैसे ही वो अपने कमरे का दरवाजा खोलती है उसकी नजर पहले से ऑन हुए टीवी पर पड़ती है और चीखते हुए उसकी मौत हो जाती है। इस फिल्म की मेन कैरेक्टर रेचल नाम की एक जर्नलिस्ट है। उसका एक बेटा है जिसका नाम एडन है। एडन कुछ दिनों से अजीबोगरीब ड्राइंग बना रहा होता है। जब एडन की टीचर रेचल से इस बारे में बात करती है तो रेचल उसकी टीचर को बताती है कि जिस लड़की की हाल ही में मौत हुई है वो उसकी कजन और दोस्त है और शायद इसीलिए एडन की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन हकीकत में बात इससे कहीं ज्यादा गंभीर है। केटी के अंतिम संस्कार में केटी की मां, जो कि रेचल की बहन है, रेचल से उसकी बेटी की मौत की छानबीन करने को कहती है। केटी की मां को दाल में कुछ काला नजर आता है क्योंकि सिर्फ 16 साल की उम्र में केटी की मौत अचानक दिल की धड़कन रुकने से हो गई थी और मरने के बाद उसका चेहरा बड़ा अजीबोगरीब और डरावना हो गया था। फ्यूनरल में ही रेचल को केटी के दोस्तों से पता चलता है कि केटी और उसके दोस्तों ने कुछ समय पहले ही शेल्टर माउंटेन में एक श्रापित वीडियो को देखा था। छानबीन के दौरान रेचल केटी और उसके दोस्तों की वीडियो देखने की बाद वाली तस्वीरों को देखती है। रेचल देखती है कि उन तस्वीरों में उनके चेहरे धुंधले नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि मानो उनका चेहरा पिघल गया हो। थोड़ी और छानबीन करने के बाद रेचल को पता चलता है कि केटी और उसके दोस्तों की मौत एक ही रात में और एक ही समय पर हुई थी, यानी रात के 10 बजे। इसके बाद केटी शेल्टर माउंटेन में जाने का फैसला करती है। ये वही जगह है जहां केटी ने उस वीडियो को देखा था। शेल्टर माउंटेन पर पहुंचकर रेचल कैबिन 12 में रुकती है और उस वीडियो को देखने का फैसला करती है। उस वीडियो में कुछ अजीब से दृश्य थे, जैसे खून से भरा पानी, एक कमरे में खाली कुर्सी, शीशे में एक औरत की परछाई, एक जलता हुआ पेड़, शीशे के सामने बाल बनाती हुई एक औरत, पहाड़ों से कूदती हुई वही औरत, घोड़े की आंख, जमीन में गिरती हुई एक सीढ़ी और एक सुनसान जंगल में एक कुआं। वीडियो पूरा देखने के बाद कैबिन में रखे फोन की घंटी बजती है। फोन कॉल की दूसरी तरफ एक लड़की की आवाज सुनाई देती है और वो कहती है 7 दिन। रेचल बहुत घबरा जाती है और शेल्टर माउंटेन से बाहर निकल आती है। वापस आकर रेचल उस वीडियो के बारे में अपने एक्स बॉयफ्रेंड नोआ को बताती है। नोआ को रेचल की बात पर भरोसा नहीं होता, लेकिन वो रेचल से वीडियो दिखाने के लिए कहता है। नोआ के वीडियो देखने के बाद एक बार फिर से फोन की घंटी बजती है, लेकिन रेचल इसे नजरअंदाज करते हुए कैंसिल कर देती है। वीडियो को देखने के बाद भी नोआ को भरोसा नहीं होता। वीडियो को स्टडी करने के लिए रेचल उस वीडियो टेप की एक कॉपी बनाती है। नोआ और रेचल उस वीडियो टेप की टेक्निकली स्टडी करते हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर इस वीडियो टेप को कैसे रिकॉर्ड किया गया था। वीडियो देखने के तीसरे दिन रेचल केटी की दोस्त बेका से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है और उससे केटी के बारे में पूछती है। बेका रेचल से कहती है कि उसके पास जिंदा रहने के लिए अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं। रेचल उस वीडियो की हर एक फ्रेम की एक प्रिंट कॉपी निकालती है। उन्हीं प्रिंट कॉपीज में से एक प्रिंट कॉपी में वीडियो में दिखने वाले लाइट हाउस की इमेज होती है। रेचल उस प्रिंट कॉपी को लेकर लाइब्रेरी में जाती है और वहां एक लाइट हाउस बुक के जरिए वीडियो में दिखने वाले लाइट हाउस की लोकेशन ढूंढती है। आखिरकार रेचल को पता चलता है कि वीडियो में दिखने वाला लाइट हाउस मोइस्का आइलैंड में है। इंटरनेट से रेचल को पता चलता है कि वीडियो में दिखने वाली औरत का नाम एना मॉर्गन है और ये कि एना मॉर्गन के पास घोड़ों का एक अस्तबल था। एना मॉर्गन ने मोइस्का आइलैंड में ही एक पहाड़ी से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। उधर नोहा के साथ भी अजीब सी घटनाएं होने लगती है, जैसे कि सीसीटीवी कैमरे में उसका धुंधला नजर आना। उसे भी अब वीडियो के श्रापित होने पर यकीन होने लगता है।
दूसरी ओर रेचल को एक डरावना सपना आता है और जब वो जागती है तो देखती है कि उसके हाथ पर एक पंजे का निशान बना हुआ है। तभी रेचल को एक कमरे से कुछ आवाज सुनाई देती है और जब वो दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसके बेटे एडन ने भी उस श्रापित वीडियो को देख लिया है। रोते हुए रेचल एडन से उसकी वजह पूछती है और एडन कहता है कि उसने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि वो सो नहीं पा रहा था। तभी नोहा का फोन आता है और रेचल उसे रोते हुए एडन के बारे में बताती है। सच का पता करने के लिए वीडियो देखने के छठे दिन रेचल मोएस्का आइलैंड जाने का फैसला करती है और नोहा एना मॉर्गन के बारे में पता करने के लिए साइकाइट्रिक हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ता है। रेचल को पता चलता है कि एना मॉर्गन की एक बेटी थी। एक तरफ नोहा एना के मेंटल हेल्थ रिकॉर्ड्स को ढूंढता है तो दूसरी तरफ रेचल एना के पति रिचर्ड से जाकर बात करती है। रेचल रिचर्ड से घोड़ों के बारे में पूछते हुए उस वीडियो टेप और उसकी बेटी के बारे में पूछती है। रेचल की इस बात पर रिचर्ड नाराज हो जाता है और किसी बेटी की मौजूद होने की बात से ही इनकार कर देता है। उधर हॉस्पिटल रिकॉर्ड से नोहा को पता चलता है कि कई बार कोशिश करने के बाद भी एना मां नहीं बन पा रही थी। रेचल एडन को फोन करके पूछती है कि वो उन अजीबोगरीब तस्वीरों को क्यों बना रहा था तो एडन कहता है कि वो ऐसा एक छोटी लड़की के कहने पर कर रहा था और ये कि उस लड़की को घोड़े पसंद नहीं है और वो एक अंधेरी जगह पर रहती है। रेचल आइलैंड की जनरल प्रैक्टिशनर से जाकर बात करती है। वो रेचल को बताती है कि क्योंकि एना मां नहीं बन सकती थी इसीलिए उसने एक लड़की को गोद लिया जिसे वो समारा कहती थी। उस डॉक्टर ने रेचल को यह भी बताया कि जब समारा एना के आसपास रहती थी तो एना को अजीब सी और डरावनी सी चीजें दिखाई देने लगती थी और इसी वजह से उसे साइकाइट्रिक हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया। कुछ देर बाद रेचल रिचर्ड के घर पर जाती है। वहां उसे समारा के साइकोथेरेपिक सेशन का एक वीडियो टेप मिलता है। रेचल उस वीडियो टेप को प्ले करती है और उसमें समारा डॉक्टर से बात करते हुए कहती है कि वो अपने मम्मी पापा से प्यार करती है लेकिन उन्हें नुकसान पहुंचाने से वो अपने आप को रोक नहीं सकती। वो कहती है कि उसके पापा को उससे ज्यादा घोड़ों से लगाव है। जैसे ही टेप पूरा होता है रिचर्ड पीछे से आकर रेचल के सिर पर मार देता है। रेचल दर्द के मारे जमीन पर गिर जाती है। रिचर्ड सीढ़ियों से ऊपर जाता है और रेचल उसके पीछे पीछे लड़खड़ाते हुए जाती है। रिचर्ड बाथरूम में जाता है और बहुत से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को एक पावर सोर्स से जोड़ता है। वो रेचल से कहता है कि समारा ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। इतना कह के वो बाथटब में जाता है और इलेक्ट्रिक स्विच ऑन करके सुसाइड कर लेता है। उसी समय नोहा वहां आ पहुंचता है और घबराई हुई रेचल को संभालता है। रेचल और नोहा किसी तरह से रिचर्ड के घोड़ों के अस्तबल तक पहुंचते हैं। यहां समारा को एक कमरे में अकेले रखा जाता था। उन्हें उस कमरे की एक दीवार में शेल्टर माउंटेन के पेड़ की तस्वीर जली हुई मिलती है। रेचल को याद आता है कि उसने ये पेड़ शेल्टर माउंटेन में देखा था। दोनों अपनी गाड़ी में बैठकर शेल्टर माउंटेन और कैबिन 12 के लिए निकल पड़ते हैं। आज रेचल के उस वीडियो देखने का 7वां दिन है, यानी आज रेचल की मौत भी केटी की ही तरह होने वाली है। कैबिन 12 में पहुंच करके भी दोनों को आगे का रास्ता नजर नहीं आता और समय हाथ से निकला जा रहा है। झल्लाहट में आकर नोहा टेलीफोन का तार खींचता है और उसके ऐसा करते ही कंचों से भरा एक गुलदस्ता जमीन पर गिरकर टूट जाता है। सारे कंचे लकड़ी के फर्श के बीच में आकर जमा हो जाते हैं। नोहा इसे देखकर एक कुल्हाड़ी लेता है और फर्श को तोड़ना शुरू कर देता है। फर्श के नीचे उन्हें कुआं मिलता है। नोहा कुएं का ढक्कन हटा देता है। तभी रेचल का पैर फिसलता है और वो कुएं में जा गिरती है। नोहा रेचल के लिए रस्सी लेने को दौड़ता है। कुएं में रेचल की आंख बंद होती है और उसे कुछ दिखाई देता है। वो देखती है कि एना अपनी गोद ली हुई बेटी समारा का दम घोटती है और उसे कुएं में फेंक देती है। रेचल आंखें खोलती है और देखती है कि उसके हाथ पर बने पंजे का निशान गायब हो गया है। रेचल को पता चलता है कि कुएं में गिरने के 7 दिन बाद तक समारा जिंदा थी। सूरज डूबने के साथ ही रेचल की 7 दिन की लिमिट पूरी हो जाती है, लेकिन वो अब भी सही सलामत जिंदा होती है। तभी समारा की लाश पानी की सतह पर आ जाती है। नोहा और रेचल समारा की लाश को बाहर निकालते हैं ताकि उसका सही से अंतिम संस्कार हो सके। इतना सब करने के बाद नोहा और रेचल को लगता है कि अब उनका श्राप हट चुका है और उनकी और उनके बेटे की जान को अब कोई खतरा नहीं है। अगले दिन रेचल अपने बेटे एडन से कहती है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है क्योंकि उसने समारा को उस अंधेरी जगह से आजाद कर दिया है। इतना सुनते ही एडन परेशान हो जाता है और कहता है कि उन्हें समारा को आजाद नहीं करना चाहिए था।
तभी रेचल देखती है कि एडन के हाथ पर अब भी पंजे का निशान बना हुआ है, यानी खतरा अभी टला नहीं है। रेचल परेशान होकर नोहा को फोन करती है और वहां नोहा के 7 दिन पूरे हो चुके होते हैं। नोहा ऑफिस में होता है और अचानक वहां रखा हुआ टीवी ऑन हो जाता है। एक लड़की कुएं से बाहर निकलकर टीवी से बाहर आने की कोशिश करती है। रेचल नोहा को फोन करते हुए उसके ऑफिस के लिए निकल पड़ती है। उधर समारा धीरे धीरे टीवी से निकलकर नोहा की तरफ बढ़ती है। घबराहट में नोहा जमीन पर रेंग रहा होता है। तभी उसकी नजर समारा की आंखों पर पड़ती है और उसकी भी एक दर्दनाक और भयानक मौत हो जाती है। रेचल नोहा के ऑफिस पहुंचती है और उसे कुर्सी पर बैठा देखती है। जैसे ही रेचल कुर्सी को घुमाती है, रेचल की चीख निकल पड़ती है। रेचल बहुत परेशान होकर घर पहुंचती है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर समारा ने उसे क्यों छोड़ दिया और नोहा को क्यों मार दिया। अपने बेटे की जान बचाने के लिए वो श्रापित वीडियो टेप को जला देती है और तभी उसे याद आता है कि उसने ओरिजिनल वीडियो टेप की एक कॉपी बनाई थी और उस कॉपी को उसके बेटे एडन ने देखा था। इसीलिए रेचल की जान बच गई। अपने बेटे को बचाने के लिए रेचल उसके हाथ से एक और वीडियो कॉपी बनवाती है ताकि कोई और उसे देखे और एडन की जान बच जाए। तो ये थी द रिंग मूवी की समरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।